तो बांग्लादेश से खबर है। बांग्लादेश की जनता ने बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है और तस्वीर साफ है कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। पीएम मोदी ने भी तारिक रहमान और उनकी पार्टी को इस शानदार जीत पर बधाई दी है। भारत की नज़र बांग्लादेश चुनाव पर करीब से थी, क्योंकि ये नतीजा न सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति के लिए बल्कि भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है, खासकर उस वक्त में जब भारत समर्थक अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। शेख हसीना भारत में शरण लेने को मजबूर हैं। 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से वहां चुनाव हुए, जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बम्पर जीत हासिल हुई। खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस चुनावी नतीजों में सबसे ज्यादा झटका जमात और छात्र नेताओं को लगा, जिन्होंने शेख हसीना की सरकार गिराने के लिए आज़ादी का नारा लगाया था। वहां शेख हसीना के तख्ता पलट के साथ ही अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था। बांग्लादेश की आवाम ने तारिक रहमान और उनकी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया और जमात और छात्र नेताओं को करारी हार का सामना इस चुनाव में करना पड़ा। वहीं मोहम्मद यूनुस इस मामले में सबसे बड़े लूजर निकले। उन्हें शांति का नोबेल मिला था, लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म होता रहा और वो बेबस दिखाई दिए। वो पूरी तरह नाकाम साबित हुए। वहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बांग्लादेश को लेकर जो भारत विरोधी प्लान बनाया था, जमात को फंडिंग की थी, आईएसआई ने पूरे चुनाव को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। अब आईएसआई के वो प्लान भी फेल हो चुके हैं। इस नतीजे में पाकिस्तान भी सबसे बड़ा लूजर साबित हुआ है। बांग्लादेश की सत्ता अब तारिक रहमान के हाथों में होगी। बीएनपी ने हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी दी है, भारत से संबंध सुधारने का वादा किया है, जिससे पाकिस्तान का बेचैन होना लाजमी है। बांग्लादेश में बीएनपी की 20 साल बाद पूर्ण बहुमत से सरकार होगी। इससे पहले खालिदा जिया आखिरी बार अक्टूबर 2001 से अक्टूबर 2006 तक प्रधानमंत्री रही थी। बांग्लादेश में 35 साल बाद कोई पुरुष निर्वाचित तरीके से प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1991 से लेकर 2024 तक लगातार बांग्लादेश में 2 महिलाओं का ही राज रहा। कभी खालिदा जिया पीएम रहीं तो लंबे वक्त तक शेख हसीना प्रधानमंत्री रही। भारत के लिए एक चीज तो साफ है कि उसने हमेशा जनादेश का सम्मान किया है और वो इस बार भी वही कर रहा है। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं बांग्लादेश में संसदीय चुनाव में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने के लिए मिस्टर तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। ये जीत आपके नेतृत्व में बांग्लादेश की जनता के भरोसे को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा। मैं हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे सामान्य विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। जाहिर है इस वक्त बांग्लादेश एक नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ है। देश में कट्टरपंथी ताकतें खुलकर सक्रिय हैं और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में भारत के खिलाफ माहौल बनाया गया। भारत की सबसे बड़ी चिंता जमाते इस्लामी को लेकर थी, जिसे भारत में अक्सर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रभाव में माना जाता है। जमात को इस चुनाव में करारी हार मिली है और अब तारिक रहमान के हाथों में बांग्लादेश का दारोमदार है और उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं, खासकर कट्टरपंथियों को काबू में करने की और अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह की घटनाएं वहां पिछले कुछ महीनों से हो रही हैं, उन्हें रोकने की। ये बांग्लादेश के लिए एक नया सवेरा है और बांग्लादेश में पिछले 1.5 वर्षों से भी ज्यादा समय से जो वहां पर हिंसा, अराजकता की स्थितियां व्याप्त थीं और वहां पर सभी ऐसे जो लोग जो कि वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते थे और वहां की शांति, सुरक्षा, स्थिरता की कामना करते थे, सभी इससे गहरे तरीके से व्यथित थे, चिंतित थे कि जो घटनाक्रम पिछले समय में वहां हुआ था, जाहिर है कि अब उससे ऐसी आशा की जानी चाहिए कि बांग्लादेश को मुक्ति मिलेगी और बांग्लादेश में एक ऐसी पार्टी को बहुमत मिला है कि जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया के नेतृत्व में पहले भी 3 बार सरकार बना चुकी है और वो बांग्लादेश की एक प्रमुख पार्टी रही है। उसको शासन को करने का एक गहरा अनुभव रहा है और खालिदा जिया जी का अब तो इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनके सुपुत्र तारिक रहमान जो कि एक लंबे निर्वासन के बाद अब
स्वदेश लौटे हैं वो अब सरकार बनाने जा रहे हैं, वो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ऐसी आशा की जानी चाहिए कि अब बांग्लादेश में जो आने वाला समय है वहां पर फिर से शांति, सुरक्षा, स्थिरता लौटेगी, लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होंगी। और मैं भारत और बांग्लादेश के संबंधों के संदर्भ में भी ये कहना चाहता हूं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध तारिक रहमान के प्रधानमंत्रित्व काल में और बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अगर पहले के बीएनपी की जो खालिदा जिया की सरकारें थी और अब जो बीएनपी सरकार बनाने जा रही है उसमें अंतर यह है कि पहले की बीएनपी की सरकारों में जो जमात इस्लामी बांग्लादेश जो कट्टरवादी पार्टी है उसका एक अलायंस रहा करता था। लेकिन अब आज की बदली हुई परिस्थितियों में जब अवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया तो ऐसे में जो जमात इस्लामी बांग्लादेश है वो विपक्ष में बैठेगी। तो ऐसे में और तारिक रहमान को एक पूर्ण बहुमत मिला है, बहुत ही बड़ी विक्ट्री मिली है। तो ऐसे में उनके ऊपर अब कट्टरपंथियों का दबाव नहीं रहेगा और ऐसे में तारिक रहमान जो कि जिनके के साथ भारत की सरकार पहले से ही संपर्क में है वो भारत के प्रति और सहयोगात्मक रुख अख्तियार कर सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो तारिक रहमान के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान वो और बेहतर होंगे, पहले की बीएनपी की सरकारों की तुलना में और अच्छे हो सकते हैं, इस बात की संभावना दिखाई देती है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो समय है ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही क्रिटिकल है और तारिक रहमान के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहां की आवाम ने दी है। अब उन्हें बांग्लादेश को फिर से विकास की राह पर ले जाना है और उसके लिए शांति, सुरक्षा, स्थिरता की आवश्यकता होगी। और विशेष रूप से जो हिंदू कम्युनिटी और जो बांग्लादेश की अन्य माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको उन्हें तुरंत रोकना होगा और ये भी एक बेहद आवश्यक कदम होगा जिसको कि अब उन्हें करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान से फोन पर बात करके उन्हें जीत की बधाई दी है। दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इतिहास का हवाला देकर बेहतर रिश्ते बनाने की बात उन्होंने कही और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी तारिक रहमान को भाई कहकर उन्हें जीत की बधाई की। तारिक रहमान बांग्लादेश के पीएम बनेंगे तो बांग्लादेश में जमात के सताए हिंदुओं के लिए हालात बदल सकते हैं, क्योंकि बीएनपी के घोषणा पत्र में इसका वादा था। इसी का फायदा बीएनपी को हिंदू बहुल सीटों पर जीत से मिला है। बीएनपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की जान, संपत्ति और पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे। This government will increase the prestige of the country. Number one, इज्जत बढ़ाएगा और नेबरिंग कंट्री के लिए मेरा वो है मैसेज है कि सब मिलजुल के रहो। 70-80 साल पहले क्या हो गया भूलना सीखो, ठीक है। तो मेरा भाई है, सीधा बात, ठीक है। हम लोग 1000 years 5,000 साल एक साथ था, ठीक है। बीच में कोई धमाका आया, ब्रिटिश आके डिवाइड एंड रूल कर दिया, अरे उसी को लेकर बैठा है, ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है। भूल जाओ, सब भूल जाओ। तारिक रहमान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। तारिक रहमान का जन्म 20 नवंबर 1965 को ढाका में हुआ। 1971 में बांग्लादेश की आजादी की जंग के दौरान तारिक महज 4 साल के थे और उन्हें कुछ वक्त के लिए हिरासत में भी रखा गया था। यही वजह है कि उनकी पार्टी बीएनपी उन्हें युद्ध के सबसे कम उम्र के बंदियों में शामिल बताकर सम्मानित करती है। पिता जियाउर रहमान बीएनपी के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति थे, जबकि उनकी मां खालिदा जिया 3 बार देश की प्रधानमंत्री रहीं। तारिक को बचपन से ही राजनीति में रुचि थी। हाल ही में खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। अब बीएनपी पार्टी की जिम्मेदारी के साथ साथ तारिक रहमान पर बांग्लादेश के मौजूदा हालात को संभालने की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं
और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।